हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका फेयर्स क्लब लर्न टू लीड में। गुड मॉर्निंग टू ऑल दी स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 19th एंड 20th ऑफ जून 2022 के, जिसमें से आप दो बेस्ट इमेजेस देख रहे हो, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जो है ज़रूर देखना है। लेकिन सबसे पहले आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, करियर्स क्लाउड को अपने गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाएं और इसको डाउनलोड करें। उसके बाद अपनी ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन कर लें और लॉगिन करने के बाद क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करना है। आप 1 साल या 2 साल की सब्सक्रिप्शन जो है वो बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। एक बार मेरे कहने से प्राइस जरूर चेक करें, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इतने कम प्राइस पे हम आपको बहुत सी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्या क्या आपको मिलेगा? आपको मिलेंगे डेली करंट अफेयर। डेली करंट अफेयर में दोस्तों 3 सेक्शंस होंगे। एक में डिटेल करंट अफेयर होंगे, एक में क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करंट अफेयर्स होंगे जो कि आपको ई बुक की मदद से मिलेंगे, और एक होगा क्विज जो कि आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर डेली अटेम्प्ट कर सकते हो। ऐसे ही वीकली सेक्शन तैयार किया गया जिसमें आपको 2 पीडीएफ्स मिलेंगे, जिसमें एक डिटेल करंट अफेयर की होगी, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट होगा, लेकिन एक क्विज होगा जो कि हर हफ्ते आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट होगा मंथली सेक्शन। इसमें 4 तरह की पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि अलग अलग तरह से आप यूटिलाइज कर सकते हो। जैसे कि स्टडी पीडीएफ है, ये डिटेल करंट अफेयर है जिसमें आपको थ्योरेटिकल करंट अफेयर मिल जाएगा। एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में जितने भी करंट अफेयर डिटेल में मिलेंगे वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में इसमें मिल जाएंगे, तो प्रैक्टिस यहां से कर सकते हो। बेस्ट 100 करंट अफेयर्स भी आपको दिए जाएंगे जो कि उस महीने के बेस्ट करंट अफेयर्स होंगे। उसमें 100 करंट अफेयर जो है वो क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में आपको दिए जाएंगे। एक पॉकेट पीडीएफ होगी, मतलब जल्दी जल्दी में करंट अफेयर्स को रिवाइज करने के लिए 2 लाइन में 3 लाइन में, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। इसी के साथ हम आपको दे रहे हैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर। हम 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अलग अलग पीडीएफ आपको प्रोवाइड करेंगे। अगर आप पर्टिकुलर किसी एग्जाम के लिए कुछ टॉपिक्स को रिवाइज करना चाहते हैं, जैसे कि आप इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को रिवाइज करना चाहते हैं, अवार्ड्स को रिवाइज करना चाहते हैं, तो इस पीडीएफ के थ्रू आप कर सकते हैं। अगर आप बैंकिंग स्टूडेंट है, बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हम आपको 3 अलग चीजें प्रोवाइड करेंगे, जिसमें बैंकिंग एंड इकोनॉमी से रिलेटेड डिटेल करंट अफेयर, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट करंट अफेयर आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, और बैंकिंग एंड इकोनॉमी का क्विज भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। हर महीने अटेम्प्ट कर सकते हो हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। और अगर जितना भी करंट अफेयर अभी तक हो चुका है, जैसे मान लो आपका एग्जाम जो है वो 30th ऑफ मई को है, तो 29 मई तक जितना भी करंट अफेयर हो चुका है वो सारा का सारा एक ही पीडीएफ से रिवाइज करने के लिए उसी साल का आप एग्जाम पीडीएफ का यूज कर सकते हैं। आपको डिटेल में बजट और इकोनॉमिक सर्वे दिया जाएगा। इसमें आपको 2 चीजें मिलेंगी, एक तो डिटेल, एक क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में भी हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन बजट और इकोनॉमिक सर्वे से बनाए जा सकते हैं। और अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको हर स्टेट का, हर यूनियन टेरिटरी का करंट अफेयर भी अलग से प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी चीजें दोस्तों अलग अलग नहीं, सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेंगी। सिर्फ आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके उसको सब्सक्राइब करें। उसके बाद जो है वो आप 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी ले सकते हो। वो मिलेगा आपको अगर आप इस कोड का यूज करोगे, ASH10 का। लेकिन किसी भी तरह की क्वेरी है तो इस ईमेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं, इस नंबर पे हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 19th एंड 20th ऑफ जून 2022 का करंट अफेयर। लेकिन उससे पहले जितने भी यार बच्चे वीडियो को देख रहे हैं वो लाइक जरूर करेंगे, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लें, ताकि एक तो क्विज आप अटेम्प्ट कर सकते हो जो डेली वहाँ पे होता है, और जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो भी आपको इस टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है कि कौन सी कंट्री जो है वो फीफा का 2026 का वर्ल्ड कप जो है वो होस्ट करेगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा है कि फीफा का वर्ल्ड कप जो है वो 3 कंट्रीज इकट्ठी होस्ट कर रही हैं, और वो 3 कंट्रीज हैं मैक्सिको, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कनाडा। और अगर ध्यान से देखोगे ये तीनों की तीनों कंट्रीज जो हैं वो नॉर्थ अमेरिका वाले हिस्से में आती हैं। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑल ऑफ दीज होगा। तो ये पहली बार हो रहा है कि फीफा का वर्ल्ड कप जो है वो 3 कंट्रीज इकट्ठी मिलके जो है वो होस्ट कर रही हैं। लेकिन याद रखना है, इसको हम कहेंगे फीफा वर्ल्ड कप 2026, क्योंकि 2022 का जो अभी होने वाला है इस साल, वो कहाँ पे होने वाला है? कतर के अंदर होने वाला है। और आप देख सकते हो फीफा ने 16 शहरों को इसके अंदर जो है वो सेलेक्ट भी कर लिया है इन कंट्रीज के अंदर, जिसमें से आप कह सकते हो जो प्रमुख शहर हैं वो हैं लॉस एंजल्स, टोरंटो और मैक्सिको सिटी। अदरवाइज 16 ऐसे शहर हैं जिसमें ये टूर्नामेंट खेला जाएगा। और एक और महीने में भी खास है कि 2026 में टोटल 48 मतलब 48 टीम्स जो हैं वो खेलेंगी। इससे पहले या कतर का जो वर्ल्ड कप होने वाला है 2022 में, जो कि नवंबर दिसंबर में होगा, उसमें 32 टीम्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगी।
जाएंगी। तो एक लहजे से ये भी इंपॉर्टेंट है कि टीम्स भी जो हैं वो 16 क्या होने वाली हैं, इसमें बढ़ने वाली हैं। और एक बात और याद रखनी है कि 60 मैचेस जो हैं वो केवल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ही खेले जाएंगे, और कनाडा में 10 मैच जो हैं वो खेले जाने हैं, और मैक्सिको में भी टोटल 10 मैच जो हैं वो खेले जाने हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है। फीफा वर्ल्ड कप जिसकी हम बात करते हैं 2018 में जो लास्ट हो चुका है, ये रशिया ने होस्ट किया था दोस्तों, और इसका विनर कौन था? फ्रांस ने इस वर्ल्ड कप को जीता था। तो 2022 का क्योंकि 4 साल के बाद होता है, मैं पहले बता चुका हूँ, कतर में होगा, और 2026 का इन 3 कंट्रीज में होगा। और फीफा वर्ल्ड कप जो है वो इंटरनेशनल फुटबॉल कंपटीशन जो है वो सीनियर मेंस नेशनल टीम्स की तरफ से खेला जाता है, जो फीफा की क्या है, मेंबर हैं। और फीफा जो है वो एक स्पोर्ट्स की ग्लोबल गवर्निंग बॉडी है फुटबॉल के लिए, और हर 4 साल के बाद ये टूर्नामेंट आता है। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। इंडिया का पहला गवर्नमेंट का डीसैलिनेशन प्लांट जो है, जो कि सिर्फ इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए जो है वो बनाया गया है, उसको इनॉग्रेट किया गया है कहाँ पे? तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एक तो ये पहला गवर्नमेंट का डीसैलिनेशन प्लांट है, मतलब समुद्र से पानी को उठाएंगे, वहाँ से नमक जो है वो बाहर निकाला जाएगा, और जो शुद्ध पानी होगा वो इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए भेजा जाएगा। तो गवर्नमेंट की तरफ से पहली बार एक ऐसा प्लांट लगाया जा रहा है। कहाँ पे लगाया गया है? दहेज के अंदर, जो कि कहाँ पे स्थित है? गुजरात में। और गुजरात में भी कहाँ पे दोस्तों? एक बहुत ही फेमस एरिया है ब्रॉच, तो वहाँ पे ये स्थित है। तो इसका उद्घाटन जो है वो चीफ मिनिस्टर गुजरात के भूपेंद्र पटेल जी कर रहे हैं। याद रखना है, इंडिया का पहला गवर्नमेंट डीसैलिनेशन प्लांट जो कि सिर्फ इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए जो है वो यूज़ किया जाएगा, वो दहेज ब्रॉच में लगाया गया, और इसके लिए टोटल खर्चा जो है वो ऑलमोस्ट 900 करोड़ रुपीज़ जो है वो किया जा रहा है। और ये कंस्ट्रक्शन वर्क जो है वो एक जॉइंट वेंचर के द्वारा किया जा रहा है। मतलब ये काम कौन सी कंपनी कर रही है? लार्सन एंड ट्यूब्रो और साथ में टेक्टन, दोनों कंपनीज मिलकर इसको कर रही हैं। तो डेली रिक्वायरमेंट जो यहाँ पे पानी की है, जो कि इंडस्ट्रीज को चाहिए दहेज के अंदर, वो 200 मिलियन पर डे जो है वो रिक्वायरमेंट है। लेकिन यहाँ पे जो है जितना ये पानी है ये नर्मदा रिवर से ले लिया जाता है, लेकिन अब प्रॉब्लम है कि नर्मदा रिवर से अगर रोज इतना पानी लेंगे तो वहाँ पे भी जो है वो आप कह सकते हो पानी की प्रॉब्लम आ सकती है। तो इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए जो पानी चाहिए वो हमें किसी ना किसी तरह से अलग से एक ट्रीटमेंट प्लांट लगा के ही चाहिए था। तो इस प्लांट के तहत जो है वो 100 मिलियन लीटर डे जो है वो पानी जो है वो सी वाटर से लिया जाएगा, समुद्र से लिया जाएगा, और वहाँ से फिर आरओ प्रोसेस के थ्रू, रिवर्स ऑस्मोसिस प्रेस के थ्रू उसको क्लियर करके इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए भेजा जाएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए एक लैंड दी गई है गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की तरफ से। टोटल 25 एकड़ की लैंड जो है वो दहेज में इन कंपनीज को दी गई, ताकि रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू पानी को क्या किया जाए, प्योर किया जा सके और इंडस्ट्रीज के लिए भेजा जा सके। और इसके लिए जो कीमत रखी गई है 1000 लीटर पानी के लिए 26 रुपये जो है वो क्या रखी गई है, यहाँ पे कीमत रखी गई है। और इस पूरे प्लांट का जो नींव पत्थर था, आप कह सकते थे, जो इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया था, वो पुराने चीफ मिनिस्टर जो विजय रूपानी जी थे उन्होंने रखा था 2019 में, क्योंकि पानी की ज़रूरत जो है इस एरिया में इंडस्ट्रीज के कारण बहुत ज़्यादा थी। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। कौन सी कंट्री को रिकमेंड किया गया है यूरोपियन यूनियन के कैंडिडेट स्टेटस को लेके? और ये यूरोपियन यूनियन का जो कमीशन है उसी ने रिकमेंड किया है। तो जो यूरोपियन कमीशन है उसने एक हिस्टोरिकल स्टेप लिया है कि 2 कंट्रीज, एक तो यूक्रेन, एक मोल्दोवा, दोनों को हम जो है वो यूरोपियन यूनियन का कैंडिडेट स्टेटस जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? बोथ ए एंड बी। और ये बहुत ही हिस्टोरिक स्टेप है, क्योंकि 27 कंट्रीज जो है वो इसमें आती हैं। तो अगर इन दोनों कंट्रीज को शामिल कर लिया जाता है तो ये कंट्रीज बढ़ के 29 हो सकती हैं। तो इसका मतलब ये कंट्रीज जो हैं वो आगे बढ़ सकती हैं, क्योंकि ये सोवियत रिपब्लिक्स का दबाव जो है वो इन कंट्रीज के ऊपर रहा है, किसी न किसी तरह से रशिया इनको परेशान करता रहा है। तो अब ये वहाँ से निकल के जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्रेड ब्लॉक के अंदर शामिल हो जाएंगी, जो कि कौन सा है? यूरोपियन यूनियन। तो यूरोपियन कमीशन ने अनाउंसमेंट स्पेशली इसलिए की है क्योंकि रशिया ने इन्वेड किया यूक्रेन को इसी फरवरी 2022 के अंदर, जिसमें बहुत सारे लोग जो है वो मारे गए और बहुत ज़्यादा मटीरियल डिस्ट्रक्शन हुई है। तो प्रो रशियन या प्रो यूरोपियन यूनियन पॉलिटिक्स जो है वो आप कह सकते हो यूक्रेन और मोल्दोवा के अंदर चलती आ रही है जब से 1991 में ये कंट्रीज आज़ाद हुई हैं। तो अगर यूरोपियन कमीशन ये डिसीजन ले लेता है कि ठीक है हम इन दोनों कंट्रीज़ को जो हैं वो
ऐड कर रहे हैं, तो इससे यूक्रेन का जो मोरल है वो भी बूस्ट होगा, वो आप कह सकते हो कि और अच्छे से जो है वो रशिया का सामना कर सकता है। और यूक्रेन और मोल्दोवा अगर इस मेंबरशिप को हासिल कर लेते हैं, वैसे तो अभी इस फुल मेंबरशिप का जो पाथ है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि 27 में 2 कंट्रीज़ और ऐड होनी है। तो जो 27 हैं उनकी कुछ कंडीशंस हैं कि एक तो एंटी करप्शन स्टैंडर्ड्स हैं उनके जो सेट करने पड़ेंगे, और डेमोक्रेटिक कंडीशंस को जो है वो पूरा करना पड़ेगा। तो उनको पूरा करने में अभी टाइम लगेगा यूक्रेन और मोल्दोवा को। तो अगर आज भी वो हाँ करते हैं कि आप मेंबर बन जाते हो, हम आपको स्टेटस देने के लिए तैयार हैं, तब भी जो है वो इसमें अभी टाइम है इनको फुल तरह से मेंबर बनने में। तो एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो यूरोपियन यूनियन के साथ जो है वो साइन है यूक्रेन का, लेकिन फिर भी जो है वो यूरोपियन यूनियन का ये प्रेशर रहेगा कि रशिया ने जो इन्वेड किया है यूक्रेन को, उस तरह से किसी तरह से उसको बचाया जा सके। तो जैसे ही रशिया ने इन्वेड किया तो यूक्रेन ने जो है वो उसी तरह मेंबरशिप जो है वो अप्लाई कर दी यूरोपियन यूनियन की। उसी को देखते हुए मोल्दोवा और जॉर्जिया ने भी जो है वो मेंबरशिप यूरोपियन यूनियन की अप्लाई कर दी। तो इसका मतलब अब होगा क्या आगे जाके, अब यूरोपियन यूनियन की एक मीटिंग जो है वो होने वाली है 23 और 24 जून को, जो कि कहाँ पे होगी, ब्रसल में होगी, क्योंकि ब्रसल बेल्जियम में हेडक्वार्टर है ये यूरोपियन यूनियन का। तो वहाँ पे ये लीडर्स मिलेंगे यूरोपियन यूनियन के, और 3 कंट्रीज़, एक तो यूक्रेन दोस्तों, एक जॉर्जिया, एक मोल्दोवा, इनको डिस्कस किया जाएगा कि इनको मेंबरशिप प्रोवाइड करनी है या नहीं करनी। तो इसके लिए जो भी जो बातचीत है वो की जाएगी, लेकिन एक कंडीशन है कि जब वोटिंग होगी तो सारी की सारी कंट्रीज़ की हाँ चाहिए, एक भी कंट्री की ना जो है वो नहीं चाहिए इसके अंदर। तो एक बहुत ही अच्छा फैसला जो है वो हमें देखने को मिल सकता है 24 या 25 जून के आसपास। तो इसी के साथ आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर, लेकिन वीडियो को लाइक करना है, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लें, ताकि एक तो क्विज अटेम्प्ट कर सकते हो और साथ ही साथ आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन ऑफिशियल वो भी यहाँ से मिल सकती है। तो क्वेश्चन क्या है, Who became the first Indian to be recognized as Global Sustainable Development Goals pioneer by the United Nations Global Compact? तो सबसे पहले आपने याद रखना है कि ये जो रिकॉग्नाइजेशन है ये यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट की तरफ से दी जाती है उस पर्सन या उस ऑर्गेनाइजेशन को जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने में कुछ ना कुछ काम करता है, या उसकी कंपनी कोई काम करती है, और ये पर्सन है रामाकृष्णा मुकेवेली। तो आंसर क्या होगा इसका, बी होगा। तो रामाकृष्णा मुकेवेली जी जो कि पहले इंडियन बन चुके हैं ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पायनियर के, और इन्होंने पानी के क्षेत्र में अपना काम किया है, तो यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट की तरफ से ये रिकॉग्नाइजेशन दी गई है। और यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट जो है वो ऐसे 10 और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पायनियर्स का नाम अनाउंस कर चुका है, जो कि बहुत ही फेमस कॉर्पोरेट लीडर्स हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने में कोई ना कोई योगदान जो है वो दे रहे हैं, और किसी ना किसी तरह से यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट के जो 10 प्रिंसिपल्स हैं उसको पूरा करने में अपना रोल निभा रहे हैं, जैसे कि ह्यूमन राइट्स प्रोवाइड करना, इन्वायरमेंट को साफ रखना, लेबर को अपने राइट्स देने, एंटी करप्शन स्ट्रेटेजीज को इंप्लीमेंट करना। और आप कह सकते हो कि जो ये आप पर्सन हैं रामाकृष्णा मुकेवेली जी, इनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये कंपनी के मालिक हैं, और इस कंपनी का काम क्या है कि ये पानी को नेचुरल बेस्ड तरीके से जो है वो सिक्योर करते हैं। तो इसीलिए जो है वो ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया की तरफ से भी इनको सम्मानित किया गया था। तो आपने याद रखना है रामाकृष्णा मुकेवेली एक फाउंडिंग और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मैथ्री एक्वाटेक के, जो कि मेक इन इंडिया कंपनी है, और इनका काम यही है कि वाटर सिक्योरिटी बिल्डिंग जो है वो प्रोवाइड करना, और नेचर बेस्ड वाटर सॉल्यूशंस जो हैं वो अलग अलग कंट्री को प्रोवाइड करना, जिसमें इंडिया भी एक है। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। लेकिन दोस्तों जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें आप ऑप्शंस देख सकते हो। प्राजक्ता कोहली का आप नाम देख रहे हो, बहुत ही फेमस यूट्यूबर हैं, और इनको रिसेंटली एक अवार्ड से सम्मानित किया गया है, वो है यूथ चैंपियन अवार्ड। याद रखोगे, यूथ चैंपियन अवार्ड। और इसमें भी एक खास बात है कि ये ऐसी पहली महिला हैं या ऐसी पहली पर्सन है इंडिया से जिनको यूथ क्लाइमेट चैंपियन अवार्ड जो है वो दिया गया है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की तरफ से। नेक्स्ट रिजवाना हसन जो हैं वो बांग्लादेश से बिलोंग करती हैं, और इनको यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनेशनल वुमेन करेज अवार्ड जो है वो दिया गया, वुमेन करेज अवार्ड 2022 का दिया गया। नेक्स्ट है आरिफा जोहारी, इनको रिसेंटली चमेली देवी अवार्ड दिया गया, चमेली देवी अवार्ड, एंड ये इसलिए दिया गया है क्योंकि आउटस्टैंडिंग वुमेन मीडिया पर्सन के तौर पे इनको जाना गया। तो ये सारे के सारे अवार्ड्स आप याद रख सकते हैं। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, किसको पॉइंट किया गया है मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर
इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का। तो ये बेसिकली अपॉइंटमेंट नहीं है, ये री अपॉइंटमेंट है। तो पहले वासुदेवन ही थे पीएन, लेकिन अब भी इनको दोबारा से अपॉइंट कर दिया है। 1 साल के लिए इनको फिर से अपॉइंट कर दिया है। इनका टाइम पीरियड जो 1 साल का अगला एक्सटेंशन है वो 23 जुलाई 2022 को स्टार्ट हो जाएगा और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसकी परमिशन जो है वो दे दी है। तो आप देख सकते हो वासुदेवन पीएन को दोबारा से 1 साल के लिए रीअपॉइंट कर दिया है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ। और इससे पहले वासुदेवन पीएन जी जो कि फाउंडर रह चुके हैं इस इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के, इन्होंने जितने भी अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे उनको कहा था कि वो स्टेप डाउन करना चाहते हैं तो कोई और बंदा जो है वो आप चुन सकते हो। मई में ये बात आई थी, लेकिन इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने दोबारा से जो है वो इन्हीं को चुन लिया। और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक एक स्मॉल कैपिटल कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है, जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑलमोस्ट 4800 करोड़ रुपीस है। और स्मॉल कैप कंपनीज उन्हीं को कहा जाता है जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 5000 करोड़ से कम होती है। और ये ऐसी कंपनीज होती हैं, छोटी कंपनीज के तौर पे गिना जाता है, लेकिन इनकी पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होती है। और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में याद रखना है, ये फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है जो तमिलनाडु के अंदर स्टार्ट किया गया था आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो बाय डिफॉल्ट इसका हेडक्वार्टर जो है वो चेन्नई है और इसकी टैगलाइन है इट्स फन बैंकिंग, इट्स फन बैंकिंग। और इसको स्थापित किया गया था 2016 में। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। What is the name of electronic trading platform promoted and started by रबर्ट बोर्ड? तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि रबर्ट बोर्ड की तरफ से एक नया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो है वो स्टार्ट किया गया ताकि रबर्ट इंडस्ट्रीज के अंदर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और आसानी से लोग जो है वो उसमें इन्वेस्ट कर सकें। और इस प्लेटफॉर्म का नाम है एमर्यूब। तो आंसर क्या होगा इसका? डी होगा। और इसको 8 जून 2022 को लाइव कर दिया गया है। मतलब अब आप रबर्ट इंडस्ट्रीज के साथ एमर्यूब प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है वो जुड़ सकते हैं। तो एक ई मार्केट है नेचुरल रबड़ के लिए। तो बोर्ड का मेन काम यही है कि जो अभी का ट्रेडिंग सिस्टम है उसको और इम्प्रूव करना, ट्रांसपेरेंसी लेके आना, ताकि क्वालिटी इंश्योरेंस आपको पता लग सके कि कहाँ से आप इस रबड़ को खरीद सकते हो, नेचुरल रबड़ को खरीद सकते हो, और पेमेंट भी जो है वो इसी पोर्टल या इसी माध्यम से कर सकते हो। और इस पूरे पोर्टल या एमर्यूब का निर्माण जो है वो अहमदाबाद बेस्ड कंपनी है आई सोर्सिंग टेक्नोलॉजीज, उसने इसका निर्माण किया है। और रबड़ बोर्ड की दोस्तों स्थापना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 के तहत की गई है और ये एक ओवरऑल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो रबड़ इंडस्ट्री को एक माध्यम में जोड़ता है। और रबड़ बोर्ड की स्थापना 1947 में और इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे है? कोट्टयम में है। कोट्टयम मतलब केरला, क्योंकि सबसे ज़्यादा रबड़ जो है वो कहाँ पे आप कह सकते हो मिलता है? वो केरला के अंदर। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। हु बिकेम द फर्स्ट ऑफिसर फ्रॉम द इंडियन रेलवेज टू कंप्लीट द ग्रोएलिंग आयरन मैन ट्राईएथलन? तो देखो इसका मतलब है ट्राईएथलन का कि 3 प्रतियोगिता इसमें होती हैं और ये पूरे वर्ल्ड की सबसे टफेस्ट प्रतियोगिता मानी जाती है, क्योंकि एक दिन के अंदर आपने साइकिलिंग भी करनी है, आपने स्विमिंग भी करनी है और आपने रनिंग भी करनी है। और ये तीनों चीज़ें इकट्ठी करनी है आपने, मतलब एक को कंप्लीट करके दूसरी, दूसरी को कंप्लीट करके तीसरी, और सारी एक ही दिन में कंप्लीट करनी है। तो पूरे वर्ल्ड का टफेस्ट सिंगल डे स्पोर्ट्स इवेंट ये माना जाता है, इसलिए इसको नाम दिया जाता है आयरन मैन ट्राईएथलन। और ये पर्सन है श्रेयस जी हसूर। तो नाम याद रखेंगे, आंसर क्या होगा? बी होगा। तो इस इवेंट के अंदर 3.8 किलोमीटर की स्विमिंग करनी होती है, फिर उसके बाद 180 किलोमीटर की साइकिलिंग करोगे, बहुत ही बड़ी लाइक आप कह सकते हो ये 180 किलोमीटर की साइकिलिंग, और 42.2 किलोमीटर की रनिंग। तो ये सारा चीज़ जो है वो एक ही दिन के अंदर करना है, इसलिए इसको वर्ल्ड का टफेस्ट इवेंट जो है वो बोला जाता है। तो श्रेयस जी हसूर ऐसे पहले ऑफिसर हैं जो कि नॉन यूनिफॉर्म सिविल सर्विस से हैं और इस इवेंट को उन्होंने कंप्लीट किया है। टोटल 13 घंटे 26 मिनट में उन्होंने हैम्बर्ग के अंदर, जो कि जर्मनी में स्थित है, वहाँ पे इस इवेंट को कंप्लीट किया है। और जो श्रेयस जी हसूर जी हैं ये इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस से बिलोंग करते हैं, 2012 बैच से हैं। और पहले ये डेपुटेशन पे थे लेकिन अभी वापस आ गए NTRO में, मतलब नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में वापस आ गए हैं। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। विच कंपनी लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट मल्टीप्लेक्स इन द मेटावर्स प्लेटफॉर्म? तो एक मेटावर्स प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है पार्टी नाइट, याद रख सकते हो, पार्टी नाइट मेटावर्स प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर एयरटेल ने जो है वो अपना एक्स स्ट्रीम मल्टीप्लेक्स जो है वो लॉन्च किया है और ये फर्स्ट मल्टीप्लेक्स है जो मेटावर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर लॉन्च किया गया है। तो एक्स स्ट्रीम मल्टीप्लेक्स जो है वो एक एक्सटेंशन है एयरटेल का एक्सट्रीम प्रीमियम ऑफरिंग का। और एयरटेल का जो एक्सट्रीम है वो दोस्तों 20 ऐसे OTT प्लेटफॉर्म्स का कम्बिनेशन है कि एक ही जगह पे आप सब OTT प्लेटफॉर्म्स को इकट्ठे देख सकते हो, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स को इकट्ठे देख सकते हो। तो एक्सट्रीम मल्टीप्लेक्स जो है
वो अलग अलग तरह से जो है वो पार्टी नाइट मेटावर्स पे यूज़ किया जा सकता है। आप कोई मूवी देखना चाहते हैं किसी OTT प्लेटफॉर्म पे, तो आप इस मेटावर्स प्लेटफॉर्म का यूज़ करके वहाँ पे जाके मूवी देख सकते हो। आपको ऐसा लगेगा कि आप घर के अंदर बैठे नहीं हो, आप सिनेमा हॉल के अंदर बैठे हो और वहाँ पे मूवी देख रहे हो। तो इसको एयरटेल ने लॉन्च किया है। सिंपल क्वेश्चन है, चाहे आप स्लाइड से याद रख लें। नेक्स्ट आते हैं अगला, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो है वो कहाँ पे किया गया। वैसे तो ये मीटिंग जो है वो बहुत सालों के बाद हो रही है, 5 साल के बाद ये मीटिंग हो रही है। ये 12 से लेकर 16 जून के बीच में ये मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस की गई है। और याद रखना है दोस्तों, इसको MC12 भी कहा जाता है, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 12th। और ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है जिनेवा, वहाँ पे इसको आयोजित किया गया। तो आपको याद रखना है 12th वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्रियल मीटिंग, जिसको को होस्ट किया है कजाकिस्तान ने, लेकिन मेन होस्टिंग जो है वो कौन कर रहा है, वो कर रहा है वहाँ पे जिनेवा। तो इसको ट्रेड मिनिस्टर्स ने जो है वो अटेंड किया है 164 कंट्रीज़ के, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो 164 हैं। अदरवाइज ये मीटिंग ओरिजिनली 2020 में कजाकिस्तान ने ही होस्ट करनी थी, लेकिन कोविड के कारण इसको पोस्टपोन कर दिया गया था। तो मेन फोकस यही है कि ट्रेडिंग सिस्टम को जो है वो इम्प्रूव करना है, उसकी फंक्शनिंग को इम्प्रूव करना है, और साथ ही साथ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर में किस तरह से काम करेगा उसके बारे में बताना है। तो मेन जो एरियाज रहे हैं डिस्कशन के, उसमें खास तौर से पेंडेमिक से किस तरह से आगे बढ़ना है, फिशरीज नेगोशिएशन किस तरह से करनी है, एग्रीकल्चर इश्यूज को किस तरह से देखना है, साथ में फूड सिक्योरिटी के ऊपर काम करना है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई रिफॉर्म्स की ज़रूरत है उसके लिए बातचीत करनी है, और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन के ऊपर बात करेंगे। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फिशिंग, फूड और कोविड-19 वैक्सीन डील्स के ऊपर खास तौर से चर्चा करता है, ताकि हम फिशरी इंडस्ट्रीज के अंदर जो इलीगल ट्रेड हो रहा है उसको रोक सकें। और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी है 14.6 यूनाइटेड नेशन का। और यूनियन मिनिस्टर जो पीयूष गोयल जी हैं, उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया इस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 12 में और G33 मिनिस्ट्रियल मीटिंग के अंदर। और इंडिया ने स्पेशली बात की है कि जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं या डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म पे, उनको जो है वो अलग अलग तरह की प्रोविजंस मिल रही हैं। लाइक जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको अच्छा स्टेटस मिल रहा है, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको सही तरह से ट्रीट नहीं किया जा रहा। मतलब कोविड वैक्सीनेशन में इनइक्वालिटीज़ आ रही हैं, फूड ग्रेन्स को जो है वो कई कंट्री स्टोर करके रख रही हैं। तो ये पहली मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है जिसमें इंडिया ने कोई बात उठाई है, कोई एजेंडा जो है वो सेट किया है। तो आपने याद रखना है पीयूष गोयल जी ने इंडिया की तरफ से इस मीटिंग को अटेंड किया। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत जो है वो 1995 में की गई थी, और इसकी मेंबर कंट्रीज कितनी हैं, 164 इंक्लूडिंग यूरोपियन यूनियन। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, कौन सा एयरपोर्ट ऐसा एयरपोर्ट है जिसने रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग जो है वो लॉन्च किए हैं ताकि आप अपने लगेज को ट्रैक कर सको। तो ऐसा पहली बार हुआ है इंडिया में कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है दिल्ली के अंदर ऐसा पहला एयरपोर्ट बन गया है जिसने RFID मतलब रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन इनेबल्ड बैगेज टैग्स को अलाउ कर दिया है, ताकि रियल टाइम में आपका बैग कहाँ पे, उसकी लोकेशन क्या है वो आपको मिल सके। तो ये टेक्नोलॉजी कार्ड जो है वो पर्सनलाइज्ड होंगे, और जैसे ही पैसेंजर जो है वो किसी जगह पे पहुंचेंगे वो अपने लगेज को ट्रैक कर सकते हैं, क्योंकि कई बार एक एक दिन के बाद भी जो है वो लोगों को लगेज जो है वहाँ पे मिलते हैं। तो इन टैग्स को बैग ट्रैक्स के नाम से कहा जाएगा। और साथ ही साथ ये जो हैं वो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल अराइवल पैसेंजर्स के लिए तो होंगे ही होंगे, लेकिन साथ में जो ट्रांजिट पैसेंजर्स हैं उनके बैगेज को भी ट्रैक करने के लिए काम में लाया जा सकता है। ट्रांजिट का मतलब है कि आप जो है आप एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हो, लेकिन बीच में एक जगह पे रुक गए हो, तो वहाँ पे भी जो है वो आप इसका चेक कर सकते हो। और इसको ब्लू येलो कार्ड के तौर पे जो है वो इसका निशान दिया गया है। इसके ऊपर एक QR कोड होगा, उसको जस्ट स्कैन कर लें आप QR कोड को इस टैग से, और आपको हर टाइम पीरियड पे ये मैसेज आता जाएगा अपने फ़ोन पे कि आपका टैग जो है मतलब आपका जो सामान है वो कहाँ तक पहुँच गया। SMS अलर्ट्स आपको जो है वो मिलते रहेंगे आपके बैगेज को लेके। तो ये इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। नेक्स्ट है दोस्तों एक न्यूज़, लेकिन ये न्यूज़ जो है वो इतनी ज़्यादा आप कह सकते हो क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। इंडियन नेवी ने एक MOU साइन किया है एक सेंटर के साथ, और इस सेंटर का नाम है नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, ताकि न्यूमेरिकल डाटा बेस्ड एप्लीकेशन जिसमें आप कह सकते हो मीटियोरोलॉजी और ओशनोलॉजी का डाटा जो है वो आप एडवांस स्टेज में मिल सके। तो एक सिंपल वर्ड्स में अगर इसको समझें तो इंडियन नेवी
और ये सेंटर आपस में मिलके एक दूसरे को एक्सपर्टीज शेयर करेंगे ताकि वेदर और ओशन मॉडलिंग, या आप कह सकते हो कि सैटेलाइट डाटा यूटिलाइजेशन, या दोनों ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रैपिड डेवलपमेंट के लिए एक दूसरे को डाटा शेयर करेंगे। खास करके आप कह सकते हो वेदर सिस्टम और ओशनोग्राफी के लिए इसको यूज किया जाएगा। तो इंडियन नेवी जो है वो इस सेंटर की मदद लेगी और इस सेंटर की मदद से वो हर तरह के वेदर फोरकास्टिंग के बारे में जान सकती है। नेक्स्ट आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर, लेकिन वीडियो को पहले लाइक करना है, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लें ताकि हर तरह की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन क्या है, कोटक जनरल इंश्योरेंस ने एक कंपनी के साथ टाई अप किया है ताकि मोटर इंश्योरेंस जो है वो बेचे जा सकें उस प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो बहुत ही सिंपल है, ये फ़ोन पे के साथ उन्होंने टाई अप किया है। तो एक बहुत ही सिंपल सा ये टाई अप रहा, क्योंकि फ़ोन पे अब जो है वो कोटक जनरल इंश्योरेंस के जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स होंगे वो वहाँ पे बेचेंगे। स्पेशली वो किससे रिलेटेड होगा, मोटर इंश्योरेंस से। जो 380 मिलियन कस्टमर्स हैं फ़ोन पे के, अब वो इसको सेस कर सकते हैं। तो फ़ोन पे के जरिए कोटक जनरल इंश्योरेंस जो है वो कार लोन्स, कार इंश्योरेंस और टू व्हीलर इंश्योरेंस जो है वो यहाँ पे बेचेंगे। और इस पार्टनरशिप के तहत फ़ोन पे कस्टमर्स को नए जो है वो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स यहाँ पे मिलेंगे और ऑनलाइन ही इसको अपने स्मार्टफोन से खरीदा जा सकता है। इसी के जरिए आते हैं अगला सेक्शन, जो कि है वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसमें पहला है यूरोपियन यूनियन ने 2 कंट्रीज़ को अपना कैंडिडेट स्टेटस देने के लिए हाँ कहा है, लेकिन अभी इसके बारे में डिस्कशन होगी 23 और 24 जून को। ऑलरेडी इस क्वेश्चन को कर चुके हैं। होलसेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ चुकी है और ये रिकॉर्डेड बढ़ चुकी है, 15.88% हो गई है मई के महीने में। ये नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस का एक डाटा है, क्योंकि अगर आप ये अप्रैल 2022 के इससे पिछले महीने का देखोगे तो 13.88 से बढ़ के ये 15.08% तक पहुंचा था। मतलब अप्रैल के महीने में ये 15.08% था, लेकिन अभी और भी बढ़ गया है। लेकिन अगर मई 2021 की बात करें तो 13.11% था। तो इतनी इन्फ्लेशन बढ़ रही है अगर आप 2011-12 के बेस ईयर के साथ इसको कंपेयर करते हो। तो वेजिटेबल्स के प्राइस, फ्रूट्स के प्राइस, मिल्क के प्राइस, फ्यूल, पावर, इन सब के प्राइसेस बढ़े हुए हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट इन्फ्लेशन भी जो है वो बढ़ी हुई है। और अगर स्टेट वाइज देखें तो सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन तेलंगाना में नोटिस की गई है। जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन जी, उन्होंने एक लग्जरी टूरिज्म क्रूज शिप का उद्घाटन किया है जिसका नाम है एम्प्रेस, जो कि चेन्नई पोर्ट पे इसका उद्घाटन किया गया है और इसको कॉर्डिला क्रूज की तरफ से जो है वो ऑपरेट किया जाएगा। लेकिन इसमें खास बात क्या है कि ये फर्स्ट लग्जरी क्रूज है जो तमिलनाडु से ऑपरेट जो है वो किया जाएगा। ये 11 स्टोरी आप कह सकते हो क्रूज लाइन है, जिसमें 2000 से अधिक पैसेंजर आ सकते हैं और 800 क्रू मेंबर्स भी इसमें शामिल हो सकते हैं। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमेटी बनाई है जो कि जितने भी ऑफिशियल्स हैं जिनको करप्शन के थ्रू जो है वो बाहर निकाला गया है, उनकी एग्जामिनेशन जो है वो करेगा और देखा जाएगा कि उनको आगे जो है वो काम में लिया जा सकता है या किसी तरह से नहीं आगे काम में लिया जा सकता। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल, पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशंस की तरफ से इसको सेटअप किया गया है। तो वर्ल्ड कप को होस्ट करने के लिए जो है वो 3 कंट्रीज़ को चुना गया है, यूएस, कनाडा और मैक्सिको। और यहाँ पे बात करें फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 की, ये क्वेश्चन हम पहले तौर पर कवर कर चुके हैं। सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे 18 जून को मनाया गया ताकि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट की जा सके गैस्ट्रोनॉमी के रोल के बारे में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेके। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि लोगों को बताया जा सके कि किस तरह से फूड को कंज्यूम करना है, कौन कौन से फूड को सही तरीके से कंज्यूम किया जा सकता है और किस तरह से जो है वो हम खाने को खा सकते हैं। सही तरीका जो है वो बेसिकली क्या खाने का है, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो फोकस है वो 3 चीज़ों के ऊपर है, पीपल, प्लैनेट और प्रॉफिट। अगर इन तीनों चीज़ों को देखा जाए तो यही सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी के लिए भी हैं, क्योंकि इसमें हम देख सकते हैं कि इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आ रहे हैं, किस तरह से फूड को कल्टीवेट किया जा रहा है, मतलब उसको पैदा किया जा रहा है या उसको हार्वेस्ट किया जा रहा है, और किस तरह से वो आप तक पहुंच रहा है। तो इन तीनों तरीकों तक ही जो है अगर हम सही तरीके से इसको अपना लें तो हम सही तरीके से फूड को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और ख़ास करके जिस तरह से कोविड-19 जो है वो आया है उसके बाद तो ये और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन से इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ कर रहे हैं, कहाँ से फूड जो है वो बेसिकली आ रहा है। तो इसलिए इस दिन को मनाया जाता है 18 जून को। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। 18 जून 2022 का क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ईयर अवार्ड जो है वो 2021 का किसको दिया गया। बेसिकली आपने याद रखना है 2022 का है, ये 2021 का नहीं है, क्योंकि इस अवार्ड की शुरुआत 2020 में की गई थी और सबसे पहला अवार्ड जो है वो पीवी सिंधु को मिला था।
2021 में ये अवार्ड जो है वो कनेरू हम्पी को मिला था, जो कि चेस की बहुत ही फेमस प्लेयर हैं। और 2022 में ये अवार्ड दिया गया किसको? मीराबाई चन्नू को, वेट लिफ्टिंग की बहुत ही इंपॉर्टेंट चैंपियन है। और ये अवार्ड जो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन की तरफ से दिया जाता है, ये BBC हिंदी की तरफ से दिया जाता है उन स्पोर्ट्स वुमेन को आगे बढ़ाने के लिए या उनको सम्मानित करने के लिए जिन्होंने इंडिया का नाम जो है वो रोशन किया है। तो याद रखना है, पहली विनर जो है वो इसमें PV सिंधु थी, दूसरा जो विनर थी वो कनेरू हम्पी थी, और तीसरी मीराबाई चन्नू है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे है कि किसको असम गवर्नमेंट की तरफ से हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया? असम वैभव, जो कि असम सरकार का सबसे हाईएस्ट अवार्ड है। लेकिन आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, मैं आपके आंसर का वेट करूंगा। लेकिन वीडियो को लाइक करना है, शेयर करें और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। और आप हमारे हर तरह के प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर लें, जिसमें फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, लेकिन बेस्ट प्लेटफॉर्म है टेलीग्राम चैनल, जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी, क्विज भी कर सकते हो। लेकिन लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस लेके आप कोई भी काम नहीं करोगे, हमेशा खुश रहोगे और इसी तरह से आगे बढ़ते रहोगे। Thank you guys, take care and bye bye.